आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के रोजगार कौशल चैप्टर का पहले यूनिट पढ़ेंगे। इस इकाई का नाम है संचार कौशल। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। इसमें परिचय दिया गया है, वर्तमान समय में संचार कौशलों के साथ भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना किसी भी व्यवसाय अथवा व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छात्र के रूप में आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि समुचित रूप से संचार करने हेतु आप में पढ़ने, लिखने, बोलने और ठीक से सुनने की योग्यता होनी चाहिए। मोस्टली आपको ये सब होना चाहिए। एक से अधिक भाषाएं बोलने से आपको दुनिया भर के लोगों के साथ संप्रेषण करने में मदद मिल सकती है। अंग्रेजी सीखने से आपको उन लोगों के साथ संचार करने में मदद मिल सकती है जो मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी को समझते हैं, अर्थात वह भाषा जिसे जन्म के बाद से सुना और सीखा गया है। इसकी बात करते हैं संचार के तरीके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो संचार होता है। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान। क्योंकि हम एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो लिख कर सकते हैं, या बोल कर सकते हैं, या फिर बता कर सकते हैं। तो ये होगा संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। प्रभावी तरीके से संचार करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। अगर आपकी बोले कि कौशल के महत्व को बात करें तो प्रभावी तरीके से संचार करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। लोगों और ग्राहकों के साथ प्रभावी तरीके से संचार करने के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करना है। दो होता है, एक तो आपका पहला ये होता है, दूसरा ये होता है कि अगर कोई आपके पास आता है, ग्राहक वगैरह आता है, तो आप उसको प्रभावी तरीके से समझाएं कि क्या आपके लिए उपयोगी है और क्या आपके लिए अनुपयुक्त है। काम और कारोबारी परिवेश में स्पष्ट और संक्षिप्त संचार का बहुत महत्व है। स्पष्ट, क्योंकि अगर आप एक छोटा कारोबारी है तो आपको कम से कम स्पष्टली आप स्पष्टता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए आपके काम में, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल है। विभिन्न पक्षधारक जैसे ग्राहक, कर्मचारी, विक्रेता, मीडिया आदि हमेशा एक दूसरे को महत्वपूर्ण जानकारी भेजते रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग। तो सबसे पहले आता है संप्रेषित करना। अगर पूछे कि संचार के महत्वपूर्ण भाग बताए तो पहला आता है संप्रेषित करना, यानी कि ट्रांसमीटिंग बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? ट्रांसमीटिंग। प्रेषक एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है। प्रेषक जो संदेश भेजने वाला होता है, तो प्रेषक क्या करता है? एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है। जैसे प्रेषक क्या हो गया? आपका मोबाइल हो गया, तो वो क्या करता है? आपकी सूचनाओं को दूसरे मोबाइल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो प्रेषक ये जो भेजने वाला एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है। सुनना। अब सुनना होता है लिसनिंग, सेकेंड होता है लिसनिंग। तो प्राप्तकर्ता संदेश को सुनता या समझता है। जो प्राप्त करता है वो संदेश को सुनता भी है और समझता भी है। फिर प्रतिक्रिया, यानी कि फीडबैक देना। तो जो प्राप्त करता है संचार चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ बताता है। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक कोई भी मैसेज तैयार करेंगे और आप उसे सेंड करेंगे। अब सेंड करने के बाद जो प्राप्त करता होगा उसे प्राप्त होगा, वो उसको देखेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, समझेगा। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया, यानी कि फिर कुछ प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया करने पर आप प्रेषक के पास आएगा। तो यही इस प्रकार से एक संचार का क्रम चलता रहता है। अब अगर हम ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम के बेसिस के लिए इम्पोर्टेंट आपको कर ही लेना है। फिर हम आते हैं एक किताब की दुकान के आउटलेट में उदाहरण देखें। तो ग्राहक रिटेल एसोसिएट के लिए क्या आपके पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सौंदर्य चिकित्सा की पाठ्यपुस्तक है? इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों? वरना बच्चे क्या होते हैं, छाप लेते हैं। ठीक है। तो अब जो ग्राहक है वो आप ग्राहक के रूप में एक दुकानदार के पास जाते हैं और आप क्या बोलते हैं कि आपके पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सौंदर्य चिकित्सक की पाठ्यपुस्तक है। तो जो विक्रेता है वो क्या बोलता है, यानी कि जो आपको बेचने वाला दुकानदार होता है वो क्या बोलेगा? मुझे चेक करने दीजिए, यानी कि मुझे देखने दीजिए। उपरोक्त बातचीत में ग्राहक द्वारा मौखिक रूप से सूचना प्रसारित की जा रही है। इस मामले में विक्रेता कौन है? श्रोता है। पुस्तक के बारे में चर्चा संदेश हो गया। और विक्रेता, हाँ हमारे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की पाठ्यपुस्तक है। ग्राहक, कृपया मुझे पाठ्यपुस्तक की एक प्रति दे, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ।
उपरोक्त बातचीत में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया अर्थात विक्रेता प्रतिक्रिया है। यह ग्राहक और विक्रेता के बीच संचार का एक उदाहरण है। आई होप आपको इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब संदेश भेजने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को अपनी संपूर्णता में समझे। इस मामले में ग्राहक समझता है कि पुस्तक की दुकान में पाठ्य पुस्तक है और वे उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। संचार प्रक्रिया और तत्व यानी कि कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संचार प्रक्रिया और तत्व, तो कम्युनिकेशन, प्रोसेस एंड एलिमेंट, यानी कि संचार जो होता है ये होता है आपका कम्युनिकेशन, प्रक्रिया होती है आपकी प्रोसेस, और होता है आपका एंड, और एलिमेंट होता है आपका तत्व। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी तो दूर की बात है समझ आती ही नहीं, इंग्लिश तो दूर की बात, हिंदी भी समझ में नहीं आती है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए आपको एक एक इंग्लिश के एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। बस आप मेरे लेक्चर को देखते रहें, समझते रहें, ताकि आप सारी चीज़ें आपके मन में क्लियर हो। और आप चाहे तो जहाँ जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके जो बता रही हूँ कि आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना ये, तो आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ के उसको अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। संचार प्रक्रिया और तत्व, तो हम बोलेंगे संचार मतलब कम्युनिकेशन, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, एंड तत्व बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम एक देखते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम संदेश भेजते हैं सामने वाले के पास पहुँचने से पहले, क्योंकि हमने संदेश भेजा है और सामने वाले के पास पहुँचेगा तो वो उसे ओपन करेगा, तब वो डिकोडिंग होगा। हमने खाली संदेश भेजा है तो वो हमारा कोडिंग हो गया। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैंने मैसेंजर है, ये आपका मैसेंजर का मतलब होता है कि संदेश भेजने वाला, ये मैसेंजर है। क्या मेरा मतलब जानकारी इनपुट करना, तो सबसे पहले जानकारी इनपुट करते हैं, यानी कि आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, फिर वापस आपका क्या आता है, क्योंकि कोडिंग आपने कर दिया। अब चैनल, बोलना, लिखना, ग्राफिक, वीडियो आदि आप किसी भी प्रकार से सामने वाले को संप्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। आपको यहाँ से जानकारी को इस तक पहुँचाना है। अब मैसेंजर से जानकारी प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए आपके पास इनमें से कोई सा भी माध्यम हो सकता है। आप बोलकर बातचीत करके बता सकते हैं, आप लिखकर कोई पत्राचार कर सकते हैं, या आप ग्राफिक के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप वीडियो क्लिप बनाकर भी भेज सकते हैं। ये आपका इस प्रकार का है। अब आपका व्यवहार या उत्पादन, अब हम क्योंकि इस वाले एंगल में यहाँ से हम यहाँ तक क्या करें, जानकारी या इनपुट, हमने इनपुट डाल दिया, इस रूप में हमने डाला है। अब व्यवहार या उत्पादन, अब इसके पास आए ये क्या करेगा, मैं क्या समझता हूँ, क्योंकि प्राप्तकर्ता पास तो डिकोडिंग। ठीक है, अब वो इसको समझने के बाद डिकोडिंग करेगा। ठीक है, ये भेज रही है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद ये समझ रहा है, समझने के बाद वापस क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। तो कम से कम कुछ सामान्य कोड वो उसको वापस उसके पूछे गए प्रश्न का जवाब देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, ये होगा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, और इसे ही बोलेंगे संचार प्रक्रिया। अब आपका नेक्स्ट आता है, क्या आता है, जानकारी देना, यानी प्रेषक एक संदेश भेजता है, फिर प्रेषक जो होता है वो जानकारी देना, यानी कि प्रेषक संदेश भेजता है। तो सबसे पहले संचार प्रेषक के साथ शुरू होता है, क्योंकि संचार शुरुआत तो प्रेषक से होगा ना, क्योंकि जो मैसेज भेजेगा वहीं से तो आपकी प्रक्रिया बातचीत की चालू होगी। तो संचार प्रेषक के साथ शुरू होता है, फिर प्रेषक एक संदेश भेजता है, फिर संदेश को स्थानांतरित करने हेतु एक चैनल का उपयोग किया जाता है। अब चैनल कुछ भी हो सकता है, आपका व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, मैसेज हो, बातचीत हो, पत्राचार हो, कुछ भी हो सकता है। फिर संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है और प्राप्तकर्ता प्रेषक को उत्तर देता है। ये आपका एक पूरा क्रम चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम संचार चक्र के विभिन्न तत्व। ठीक है, तो हम संचार चक्र के विभिन्न तत्व देखते हैं। सबसे पहले प्रेषक, संचार शुरू करने वाला व्यक्ति। प्रेषक कौन होता है, जो संचार को शुरू करता है, यानी कि बातचीत को शुरू करता है। फिर संदेश, वह सूचना जिसे प्रेषक बताना चाहता है, यानी कि वह सूचना जो प्रेषक जो होता है, यानी कि जो भेजने वाला होता है, वो सामने वाले को बताना चाहता है। फिर चैनल, यानी कि किस साधन के द्वारा वो बताना चाहता है, टीवी के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, या फिर मैसेज के माध्यम से, वह साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है। फिर प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है।
फिर आता है प्रतिक्रिया। तो प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया, यानी कि प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है, उस पर फिर रिप्लाई करता है। संदेश भेजने के लिए हम लगातार किसी न किसी रूप में संचार का उपयोग करते हैं। आज उपलब्ध संचार के विभिन्न तरीकों के बिना व्यवसाय को प्रवीणता के साथ करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह आज और उसी तेजी के साथ किया जाता है। संचार के कुछ सामान्य आपके तरीके भी दिए गए यहाँ पे देखिए। सबसे पहला क्या है, आमने सामने अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, हम आमने सामने बैठते हैं तो क्या सबसे औपचारिक तरीके से तो यूज बात नहीं करते। जैसे आप घर में वार्तालाप करें एक दूसरे से, तो क्या आप औपचारिक रूप से कर रहे हैं कि आइए बैठिए ये करिए, नहीं करते हैं ना। आप कल एक आपसी बातचीत करते हैं तो वो आपका औपचारिक नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो सरकारी कामकाज में जो यूज़ किया जाता है उसे औपचारिक संचार बोला जाता है, और जो आप घर के कामों के लिए यूज़ करते हैं उसे अनौपचारिक बोला जाता है। जैसे आमने सामने के संचार से बेहतर कुछ नहीं है, इससे संदेश को स्पष्ट रूप से और जल्दी से समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा चूंकि इस मामले में शारीरिक हाव भाव की भाषा देखी जा सकती है, तो इससे संचार की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। फिर आता है आपका ईमेल। ईमेल का उपयोग विभिन्न स्थानों में एक या कई व्यक्तियों के साथ जल्दी से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। इससे लचीलापन, सुविधा और कम लागत प्रदान की जाती है। ये आपका ईमेल की विशेषता है। उसके बाद आता है नोटिस या पोस्टर। तो यह प्रभावी है जब एक ही संदेश को लोगों के एक बड़े समूह के लिए दिया जाना है। आमतौर पर जहाँ ईमेल संचार प्रभावी नहीं हो सकता, उसके लिए इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए फैक्ट्री वर्कर के लिए लंच टाइम में बदलाव, या क ख ग क्लोजिंग रविवार को ग्राहकों के लिए बंद रहेगा। तो हम इस प्रकार की जो सूचना होती है वो नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं। अब आप पूछोगे चस्पा देना क्या होता है। तो चस्पा देने का मतलब होता है कि चिपका देना या उसको लगा देना या दर्शाना। तो हम नोटिस बोर्ड पे जो सूचना पटल पर जो सूचनाएं अंकित करते हैं या दर्शाते हैं या चिपका देते हैं, तो वो जो सूचनाएं होती है वो सेल या ये कहलाती है, यानी कि डायरेक्टली तौर पे, तो कि हर कोई उसको आसानी से पढ़ सके। क्योंकि सूचना पटल का मतलब ये होता है कि सूचनाएं देने वाला। फिर आता है व्यावसायिक बैठक। आमतौर पर किसी संगठन में व्यावसायिक बैठकों के दौरान संचार में लोगों के एक समूह को संबोधित किया जाता है। यह व्यवसाय प्रबंधन और संगठनात्मक निर्णयों से संबंध हो सकता है। आप इसे एक मीटिंग के तौर पर देख सकते हैं कि इसमें मेन मैनेजर बैठते हैं और उनके जितने भी वर्कर्स होते हैं वो आसपास बैठते हैं और अपने अपने बुद्धि विवेक से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तर्क वितर्क देते हैं और कुछ नई प्रकार की प्रक्रिया जनरेट करते हैं, जिससे उनके काम में अच्छी बढ़ोतरी या लाभ हो उनको। अब आता है अन्य तरीके, सामाजिक नेटवर्क, संदेश संचार के लिए फ़ोन कॉल, समाचार पत्र, ब्लॉग आदि जैसे कई अन्य तरीके हो सकते हैं। अब आता है संचार का सही तरीका चुनना, इस पर निर्भर करता है। सबसे पहले लक्षित दर्शकों, फिर लागत, सूचना का प्रकृति प्रकार, फिर तात्कालिकता या प्राथमिकता। आपके द्वारा चुने गए संचार के तरीके साथियों, पर्यवेक्षकों और ग्राहकों के साथ आपके संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप पर्याप्त समय बिताएं और अपने कार्यों में सहायता करने के लिए सही तरीकों का चयन करने वाले सभी कारकों पर विचार करें। अब हम अगर प्रायोगिक अभ्यास की बात करें तो ये आप स्कूल में कर ही चुके होंगे, आपके टीचरों के द्वारा करवाई चुके होंगे, तो हम इस पे इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपको कंप्यूटर पर बैठकर ही ये प्रोसेस होगी, एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से होगा। अब ये जो है ये आप प्रैक्टिकली तौर पे अपना कर लीजिएगा, गतिविधि वगैरह आप कंप्यूटर पर बैठकर। बाकी इसमें कुछ खास तो नहीं बताया गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे चैनल, क्योंकि जिसके माध्यम से हम भेजते हैं ना, हमने अभी पढ़ा, प्राप्तकर्ता जिसको प्राप्त हुआ और प्रेषक जिसने भेजा, तो समय नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, समय। फिर होता है आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, आप संचार की कौन सी विधि उपयोग करेंगे। तो पोस्टर, समाचार पत्रिका, ईमेल। तो हम ईमेल करेंगे, क्योंकि ईमेल के द्वारा हमें छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकते हैं। तो जो प्रेषक होते हैं वो अपने संदेश को पढ़कर भेज सकते हैं, ठीक है। तो
अब इसके आगे आता है आपका नेक्स्ट वाला मौखिक संचार, वो भी हम देख ही लेते हैं। अब इसके बाद आता है आपका मौखिक संचार। तो मौखिक अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले इकाई में क्या पढ़ा हमने, संचार के तरीके, सत्र फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मौखिक संचार। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आप अगले लेक्चर प्राप्त होने तक इस लेक्चर को अच्छे से कवर करें और सारे फैक्ट को समझें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाए। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।